अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इलियास। और बेटे आज जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 है सेकंड ईयर का। इसमें जो चैप्टर का नेम है बेटे दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब किसी भी चैप्टर को ऑफ कोर्स स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू नो कि उस का बेसिकली मीन क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय दैट वर्ड नाउ। तो सबसे पहले हम बेटे यहां पे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वर्ड को डिफाइन करेंगे और देन फिर बेटे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे विच इज कूलम्स लॉ। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो अगर आप सारे बच्चे यहां पे देखेंगे, मैंने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अगर आप इस इलेक्ट्रो के वर्ड को देखेंगे तो बेसिकली जो इलेक्ट्रो का वर्ड है, इलेक्ट्रो का वर्ड रेफर करता है चार्जेस को, और जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स के मीनिंग होते हैं एट रेस्ट। तो अगर मैं इसको एज ए होल अगर मैं इस वर्ड को देखूं तो इस वर्ड के जो बेसिकली मीनिंग हमें समझ आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन के चार्जेस एट रेस्ट। एंड नाउ हाउ वी कैन डिफाइन इट नाउ। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू दीज टू वर्ड्स तो वी कैन से द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्कस और स्टडी अबाउट दोज चार्जेस विच आर एट रेस्ट पोजिशन। मीन्स के स्टडी ऑफ चार्जेस दोज आर एट रेस्ट पोजिशन विल बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि मैंने बेटे यहां पे इसको डिफाइन किया हुआ है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्कस और स्टडी अबाउट दोज चार्जेस विच आर एट रेस्ट पोजिशन विल बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वर्ड को जानने के बाद अगर आप इसके नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो इस डेफिनेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, उस वर्ड को बेटा हमें डिफाइन करना, हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। इस पूरी डेफिनेशन के अंदर ये जो चार्जेस का वर्ड है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। वी हैव टू नो कि व्हाट इज मीन बाय दिस चार्ज, व्हाट इज मीन बाय चार्ज। आप बच्चों ने क्लास 10 के अंदर भी बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट को पढ़ा हुआ है और उस यूनिट में आपने चार्जेस को भी पढ़ा हुआ है। अब हम सबसे पहले फोकस करेंगे कि चार्ज के बेसिकली मीनिंग क्या होते हैं। आप बच्चों ने याद रखना है, चार्ज बेसिकली हमारे पास मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। मीन के चार्ज बेसिकली एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किस चीज की, मैटर की। और फिजिकल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जहां पे ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विल बी डिस्क्राइब्ड एज चार्ज। और अगर आप सारे बच्चे व्हाइट बोर्ड पे देखें तो मैंने चार्ज के वर्ड को यहां पे कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर विच कैन अट्रैक्ट और रिपेल नोन एज चार्जेस। अब जब आप चार्ज को डिफाइन करेंगे, मैं पूछूं कि व्हाट इज मीन बाय चार्ज, तो अब आप बच्चों को चार्ज के बारे में बेटे नॉलेज होना चाहिए कि चार्ज बेसिकली है क्या। तो चार्ज जस्ट एक अट्रैक्शन की और रिपल्शन की बेसिकली प्रॉपर्टी है किस चीज की, मैटर की। एंड इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटे आपने पढ़ना ही यही है कि बेसिकली हमने उन चार्जेस के बारे में बात करनी है जो कि रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। अब ये तो हमने यहां पे डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज मीन बाय चार्ज। नाउ फर्दर वी विल डिस्कस नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस बेसिकली वी हैव नाउ। तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज नोन एज पॉजिटिव एंड अदर विल बी डिस्क्राइब्ड एज नेगेटिव। अगर बेटे हम इसको थोड़ा सा मजीद डिफाइन करें पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को, तो हम सिंपली यूं भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का वर्ड बेसिकली रेफर कर रहा है प्रोटॉन को, और जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये वर्ड बेटा बेसिकली हमारे पास रेफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। और अगर इसको हम मजीद यहां पे डिफाइन करें तो पॉजिटिव चार्जेस को
हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होल्स का नाम भी देते हैं. These are can also be named as holes, and holes can be named as positive. On the other hand, अगर हम यहां पे देखें नेगेटिव चार्ज को, तो नेगेटिव चार्ज को मैंने कहा कि we can named as electron, और अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो it can be referred as negative. तो these are basically the two types of charges we have here. अब बेटा अगर आप फर्दर अगर हम इसको यहां पे देखेंगे, अब चार्जेस की बेस के ऊपर जब भी ये चार्ज किसी भी एक सरफेस के ऊपर मौजूद होगा, ऑफ कोर्स जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इन चार्जेस को डिस्कस करना है विच आर एट रेस्ट पोजीशन. तो जिस सरफेस के ऊपर वो मौजूद होंगे हम उन सर्फेसेस को कैसे नाम देते हैं. सपोज करें कि हमारे पास एक सरफेस है, लेट्स से दैट इज द सरफेस एयर. अब इस सरफेस के ऊपर अगर हमने यहां पे पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया हुआ है, तो इस पॉजिटिव चार्ज तो फिर इस सरफेस को वी कैन नेम्ड एज पॉजिटिव चार्ज सरफेस. सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी एक सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर अगर बेटे हम लोगों ने यहां पे नेगेटिव चार्ज को प्लेस किया हुआ है, अगर ये सरफेस बेटे नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर मौजूद हो तो वी कैन नेम्ड एज नेगेटिवली चार्ज सरफेस. और अगर कोई एक ऐसी सरफेस है कि जहां पे चार्जेस की एब्सेंस है, मीन के जहां पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम फिर उस सरफेस को यहां पे क्या नाम देंगे. हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर उस सरफेस को नाम देते हैं न्यूट्रल, यानी एक ऐसी सरफेस कि जहां पे ना ही पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो दैट सरफेस विल बी डिस्क्राइब्ड एज अ न्यूट्रल सरफेस. ऑन द अदर हैंड एक ऐसी सरफेस जहां पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो तो वी कैन नेम दैट सरफेस एज अ पॉजिटिव चार्ज सरफेस. और अगर कोई भी एक सरफेस है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो वी कैन नेम दैट सरफेस एज नेगेटिव चार्ज सरफेस. And in the absence of these charges, we can name that surface as a neutral surface. So basically these are the types here, and according to these types, how we can describe the surfaces, so we can describe surfaces like that. जिसलिए मैंने अभी आप बच्चों को यहां पे इसको डिफाइन किया है. नेक्स्ट बेटे आप यहां पे देख रहे होंगे कि मैंने यहां लिखा हुआ है कि चार्जेस के सिंबल क्या हैं, चार्जेस के यूनिट क्या हैं. तो आप बच्चों ने इसको भी बेटे मैट्रिक के अंदर बेसिकली डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज द बेसिकली द सिंबल ऑफ द चार्ज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए चार्ज. तो बेटे आप सारे बच्चों को बेटे मैं यहां पे बताता चलूं कि चार्ज के सिंबल को हम क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. और मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जहां पे आप कैपिटल क्यू को ऑब्जर्व करें, कैपिटल क्यू बेसिकली रेफर करेगा टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट सरफेस. और अगर हम इस कैपिटल क्यू की बजाय अगर हम इसको यहां पे लाइक दैट रिप्रेजेंट करें स्मॉल क्यू के अंदर, तो स्मॉल क्यू जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट चार्जेस के लिए. फॉर सिंगल चार्ज, एक सिंगल चार्ज की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बेसिकली स्मॉल क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर हमने एक सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करना हो तो वी हैव टू रिप्रेजेंट दैट दोस चार्जेस एज कैपिटल क्यू. नाउ हाउ वी कैन डिस्क्राइब और हाउ वी कैन डिफाइन द यूनिट्स ऑफ दीज चार्जेस. नाउ तो एक फार्मूला बेटे आप बच्चों ने क्लास 10 में सीखा होगा, जो कि मैंने बेटे यहां पे रिप्रेजेंट किया है कि I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच विल डिस्क्राइब एज करंट. When we will cross multiply, because we have to represent the charge unit now, so this will be equals to Q is equals to IT. Now Q is the charge here, capital I will represent say current, and T will describe the time basically. अगर मैं इन क्वांटिटीज के अंदर इनके बेस यूनिट्स को यहां पे बेटे हम रिप्रेजेंट कर दें
तो हम इस चार्ज की यूनिट को बेस यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे एम्पेयर सेकंड में, बिकॉज द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर and the unit of time is second. So this will becomes here ampere second, and ampere second is basically the base unit. And which is the standard unit that we use for charges here? The standard unit for the charges is coulomb, and जिसको हम represent करते हैं कैपिटल C के साथ। और कूलम बेसिकली बेटे वो साइंटिस्ट नेम है जिसने बेसिकली चार्जेस के ऊपर इसको बेसिकली पहले यहां पे डिस्क्राइब किया, और उसी के नाम से जो हमने यूनिट यहां पे डिफाइन की है, इस यूनिट को हम यहां पे नाम देते हैं स्टैंडर्ड। बट एम्पेयर सेकंड इज बेसिकली द बेस यूनिट। तो दीज आर द बेसिकली द सिंबल्स एंड यूनिट्स ऑफ चार्जेस। ये जस्ट बेटा मैं आप बच्चों को भी यहां पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि जिस प्रॉपर्टी के बारे में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है, यू हैव टू नो अबाउट दैट क्वांटिटी बेसिकली। और इसके बाद बेटे मैं आप बच्चों को फर्दर एक चीज यहां पे मजीद सिखाऊंगा। अगर आपसे यह क्वेश्चन किया जाए कि क्या आप चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बेटे आप बच्चों ने याद रखना है, चार्जेस आर बेसिकली प्रेजेंट इन नेचर। We have nothing to do with that. Charges are present in nature. ये नेचर में पहले से मौजूद हैं। हमने कोई इनको यहां पे नई क्वांटिटी कोई दरियाफ्त नहीं कर दी, यहां पे ये नेचर में पहले से मौजूद हैं। Yes, we can do one thing. अगर ये चार्जेस नेचर में पहले से मौजूद हैं, तो फिर आप क्या इनको आप फील कर सकते हैं ऑल द टाइम? नो। इनको फील करने के लिए अगर यू हैव टू ऑब्जर्व, तो फिर आप बच्चों को एक काम करना पड़ेगा। वी हैव टू रब और प्रोड्यूसिंग द फ्रिक्शन, वी हैव टू प्रोड्यूस फ्रिक्शन और वी हैव टू प्रोड्यूस रबिंग ऑन दैट सरफेस। तो ऐसा करने से हम लोग इन चार्जेस को फील तो कर सकते हैं, बट ये कहना कि हमने कोई प्रोड्यूस करवा दिया है, ये बेटे लफ्ज यहां पे ठीक नहीं होगा, क्योंकि चार्जेस पहले से नेचर में मौजूद हैं। तो जब ये चार्जेस पहले से नेचर में मौजूद हैं, तो हम इन चार्जेस को फील कर सकते हैं। और उनको फील करने का जो बेटे यहां पे फिनोमेना है, कैसे फील करना है, हमने उन चार्जेस को फील करने के लिए उस सरफेस के ऊपर रब करना है या उस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करना है। देन डिफरेंट सरफेस हैव डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस। और इसके बाद बेटे मैं थोड़ा सा आप यहां पे मजीद बता दूंगा कि बेसिकली हाउ वी कैन डिफाइन लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? बेटे आप बच्चों ने याद रखना है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली जो हम यहां पे चार्जेस को देखते हैं, वी हैव बेसिकली 2 पॉइंट चार्जेस, एंड दीज चार्जेस कैन बी लाइक इन दिस फॉर्म। दीज चार्जेस कैन बी positive. These charges can be negative. These charges can be positive, or these charges can be negative and positive. अगर हम यहां पे देखें तो बेटे इसमें पॉजिटिव हो या चाहे बेटे हमारे पास नेगेटिव हो, पॉजिटिव have the same charges, negative are the same charges. According to the laws of electrostatics, when we have same charges, we have the force of repulsion between them. And if we have these 2 point charges like in this form, one is positive and other is negative, or first is negative and the other one is positive. So we have the opposite charges, like one is positive and other is negative. If first is negative, then other is positive. When we have different charges on 2 points here, we have the force of attraction between them. This will be described as your law of electrostatics.
अब बेटे मैंने इसके अंदर एक वर्ड यूज किया है पॉइंट चार्जेस का। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में आप बच्चे दो वर्ड्स को बेटे यहां पे फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। एक वर्ड को बेटे जैसे मैंने अभी यहां पे नाम दिया अपने पास पॉइंट चार्ज का, इस वर्ड को बेटे आप यहां पे फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय दिस वर्ड नाउ। पॉइंट चार्ज क्या चीज है हमारे पास बेटे? पहली बात तो आप बच्चों ने याद रखनी है, पॉइंट चार्ज कैन बी ए पॉजिटिव चार्ज एंड कैन बी ए नेगेटिव चार्ज। मीन के पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और पॉइंट चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात आपने याद रखनी है, हम उन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस बोलते हैं जो कि साइज में बहुत स्मॉल हो, कंपेरेबल टू द डिस्टेंस। जैसे कि लेट्स से बेटे हमारे पास अगर मैं यहां सपोज करूं, लेट्स से इफ वी हैव ए पॉइंट चार्ज ऑन दैट पॉइंट एंड इफ आई हैव अ पॉइंट चार्ज ऑन दैट पॉइंट, अगर इनके साइजेस बहुत स्मॉल हैं, अगर इनके साइजेस बहुत स्मॉल हैं, इनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग these will be described as your point charges. But what else, अगर ये चार्ज बड़ा हो जाए तो फिर हम उन बड़े साइज के चार्जेस को क्या पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं? Yes, we can. अगर एक पॉइंट चार्ज या अगर किसी भी चार्ज का साइज बड़ा है और आपने उसको पॉइंट चार्ज की सूरत में डिफाइन करना है, then what should we do now? फिर आप उन बड़े साइजेस के चार्जेस के दरमियान के डिस्टेंस को लार्ज कर देंगे। अगर हम लोग बड़े साइज के चार्जेस के डिस्टेंस को लार्ज कर दें तो वी कैन नेम दोज चार्जेस आल्सो एज ए पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर उनका साइज बड़ा है और उनका डिस्टेंस स्मॉल है, वी कैन नॉट नेम देम एज ए पॉइंट चार्ज। तो दैट्स हाउ बेसिकली वी कैन डिफाइन द पॉइंट चार्जेस हियर। मैंने आपको अभी बता दिया कि पॉइंट चार्जेस कैन बी पॉजिटिव एंड पॉइंट चार्जेस कैन बी नेगेटिव। और पॉइंट चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव कहना, और उसके बाद ये कैसे होते हैं, इनका साइज बहुत स्मॉल होता है। उसके साथ मैंने एक और वर्ड यूज किया है, ये उसके डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर चार्जेस स्मॉल हैं, उनका सेपरेशन कम है, तो बेटे वी कैन नेम दोज चार्जेस एज अ पॉइंट चार्ज। बट व्हाट एल्स इफ द साइजेस ऑफ द चार्जेस आर लार्जर नाउ। जब आपके पॉइंट चार्जेस का साइज लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अगर आपने उनको पॉइंट चार्ज कहना है तो फिर हमें उनके डिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो इतने दूर चले जाएं कि फिर हम उनको वहां पे पॉइंट चार्ज के तौर पे डिस्क्राइब कर सकें, ताकि वो अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्मॉल दिखाई दे। तो दैट्स हाउ बेसिकली वी कैन डिफाइन पॉइंट चार्जेस। तो बेटा ये मैंने आपको जस्ट यहां पे डिफाइन किया है द इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई होप सो कि अब आप बच्चों को इंट्रोडक्शन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बेटा कोई इसमें इश्यू नहीं होगा। एक और बेटे हमारे पास यहां पे चार्जेस की टाइप है जिसको हम इस यूनिट के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। आप बच्चों ने याद रखना है, टेस्ट चार्ज हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है। टेस्ट चार्ज में हम लोग ये डिफाइन नहीं करते कि ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव चार्ज। और टेस्ट चार्ज जब एक पॉजिटिव चार्ज है तो आप बच्चों ने याद रखना है कि मेन जो फील्ड है, ओरिजिनल जो इसकी ओरिजिनल फील्ड है, ये उसको बेटा बेसिकली डिस्टॉर्ट नहीं करता। दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज। और ये बेटा दो वर्ड आपने फ्रीक्वेंटली इस चैप्टर के अंदर बेटा यहां पे डिस्क्राइब करने। अब बेटे मैं अपने आज के टॉपिक पे चलूंगा विच इज अबाउट कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ आप बच्चों ने क्लास 10 के अंदर भी बेटा पढ़ा हुआ है। मैं कूलम्स लॉ को बेटे इसको दो हिस्सों में डिफाइन करूंगा। आज जो हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, हम बेटे इसका यहां पे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ये क्या होता है
फिर कूलम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है इंशाल्लाह वो बेटा फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे यहां पे डिफाइन करेंगे, लेकिन इसकी जो बेसिक्स हैं उनको बेटा हम यहां पे आज देख लेते हैं। व्हाट इज बेसिकली कूलम्स लॉ? पहली बात तो यह कि आप बच्चों ने याद रखना है, कूलम्स लॉ को 1785 के अंदर बेटा बेसिकली पब्लिश किया गया था, और यह बेटा बेसिकली एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स कूलम्स। तो उसी के नेम से बेटा फिर इस लॉ का बेटा यहां पे नाम दे दिया गया। अब चार्ल्स कूलम वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, चार्ल्स कूलम वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने इस लॉ को बेसिकली डिस्क्राइब किया था। अगर हम इस लॉ को बेसिकली यहां पे देखेंगे तो बेसिकली कूलम्स लॉ हमें किस चीज के बारे में यहां पे डिफाइन करता है। अब बेटे जो मैं यहां पे स्टेटमेंट बोलूंगा आपने उस पे गौर करना है। अगर यह पूछा जाए कि कूलम्स लॉ का बेसिकली हमारे पास मीनिंग क्या है, कूलम्स लॉ किस चीज को डिफाइन करता है, अगर इसको मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो आई कैन से कूलम्स लॉ बेसिकली डिफाइन करता है इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ बेसिकली इंटरेक्शन बताता है 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में, और यह वो पहला साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जिसको हम कूलम्स फोर्स भी कहते हैं, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कहते हैं, कूलम्स ने फर्स्ट टाइम सबसे पहले इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बेटे वहां पे ऑब्जर्व किया, विच इज ऑल्सो नोन एज कूलम्स फोर्स, which also be named as the force of attraction or the force of repulsion. तो that is basically the meaning of the Coulomb's law. कि Coulomb's law में हम लोगों ने बेसिकली करना क्या है, तो Coulomb's law में आप लोगों ने बेसिकली इंटरेक्शन बतानी है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस की, और Coulomb's ने इस इंटरेक्शन के दौरान जो चीज ऑब्जर्व की, व्हाट इज दैट नाउ? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, and the symbol of the electrostatic force is Fe. F is for force here and E is for electrostatics. And उसके बाद इसी force को we can also named as Coulomb's force, the force of attraction and the force of repulsion. तो that is basically the intro of the Coulomb's. अब बेटे मैंने next यहां पे जो heading दी है that is the Coulomb's observation, जिसको मैंने अभी यहां पे define किया। Coulomb's ने किस चीज को observe किया? Coulomb's ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बेटे यहां पे बेसिकली ऑब्जर्व किया, जिसको मैं बार बार यहां पे रिपीट कर रहा हूं कि वो कूलम्स फोर्स है, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कहते हैं। कूलम्स ने कैसे इनको बेटे यहां पे बेसिकली ऑब्जर्व किया? अकॉर्डिंग टू द कूलम्स ही सेज कि व्हेनेवर वी हैव ए 2 पॉइंट चार्जेस, वी हैव ए 2 पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है मैंने आपको अभी इसी लेक्चर में बेटे यहां पे डिस्क्राइब किया है। Whenever we have 2 point charges, 2 point charges मीन कि मैंने आपको बताया था कि पॉइंट चार्ज कैन बी ए पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज कैन बी ए नेगेटिव चार्ज। पॉइंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ साथ ये साइज में स्मॉल होना चाहिए जब ये आपस में इंटरेक्ट करें, और वो उनके डिस्टेंस के साथ भी बेटे वहां पे डिपेंड करेगा। अगर साइजेस बढ़ेंगे तो फिर आपको डिस्टेंस लार्ज लेने पड़ेंगे ताकि फिर आप उन चार्जेस को स्मॉल बेटे वहां पे शो कर सकें। Whenever we have 2 point charges and we have a separation between them, this R is the separation between these 2 point charges, mean distance between 2 point charges, and Q1 and Q2 are the 2 point charges. ये बेटा मैंने यहां पे चार्ज को रिप्रेजेंट किया है। ये चार्ज के दोनों बेटे सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ दीज 2 पॉइंट चार्जेस। अब अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो बात मैंने आपको सिखाई थी, इफ वी हैव 2 चार्जेस सेम, इफ वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस विच आर सेम, देन वी हैव द फोर्स ऑफ रिपल्शन। एंड इफ अगर बेटा ये हमारे पास जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, अगर ये आपस में ऑपोजिट हो, सेम ना हो, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव हो, वी हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट्स व्हाई
I'm saying ke electrostatic force can be named as Coulomb's force. This force can be the force of attraction. This force can be the force of repulsion. It depends के आप जिन दो चार्जेस के दरमियान आपस में इंटरैक्ट करवा रहे हैं वो आपस में कैसे हैं। अब बेटे इसको यहां पे ऐसे डिफाइन करने के बाद, आपको बताने के बाद, अब हम जाते हैं कूलम्स लॉ की डेफिनेशन के ऊपर। कूलम्स लॉ को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। अगर बेटे हम कूलम्स लॉ को डिस्क्राइब करें तो आई कैन से क्योंकि कूलम्स ने कहा कि वेन एवर वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस एंड वी हैव ए सेपरेशन बिटवीन देम, then Coulomb says कि we can observe the electrostatic force। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है। अकॉर्डिंग टू Coulomb's, electrostatic force is directly proportional to the product of the magnitude of the charges। इसको बेटा मैंने यहां पे डिफाइन भी किया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। जिसमें इतनी बड़ी बेटे इसमें कोई बात नहीं है, जिसको हम सिंपली यहां पे डिफाइन करते हैं कि जितना चार्जेस का साइज होगा इनके दरमियान जब ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन उतनी ही ज्यादा या कम होगी। अगर दो चार्जेस, जो 2 पॉइंट चार्जेस आपने यहां पे ऑब्जर्व किए हैं, जो आपने यहां पे सपोज किए हैं, अगर उनके साइजेस छोटे होंगे, अगर उनके ऊपर चार्ज कम होगा, जब उनके ऊपर चार्जेस कम होंगे, चार्ज कम होगा तो जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो भी कम होगी। और अगर जो आपने 2 पॉइंट चार्जेस यहां पे सपोज किए हैं, अगर उनके साइजेस बड़े होंगे तो उनके दरमियान जो जब ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ऑफ कोर्स बेटे चाहे वो अट्रैक्शन की हो चाहे वो रिपल्शन की हो, दीज डिपेंड्स अपॉन दी 2 पॉइंट चार्जेस हियर, वो बेटे फिर उसी के अकॉर्डिंग वहां पे कम या ज्यादा होगी। अब बेटे अगर हम यहां पे इसको ऑब्जर्व करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको मैंने यहां पे थ्योरी में डिफाइन किया, मैंने इसकी डेफिनेशन के 2 पार्ट्स बनाए हैं। ये इसका बेटा पहला पार्ट है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मीन के Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। अगर ये चार्जेस का साइज बेटे हमारे पास यहां पे ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स फोर्स इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, वो बढ़ जाएगी। और अगर इनके साइजेस कम होंगे तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगी। अगर हम इसके सेकंड पॉइंट को बेटे यहां पे देखें तो वो बेटा मैंने यहां लिखा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जिसका बेटे मीन यहां पे ये है, जितना ज्यादा डिस्टेंस पॉइंट चार्जेस के बीच में होगा आपकी फोर्स उतनी ही कम होगी, और जितना इनका डिस्टेंस बेटे यहां पे कम होगा तो इनकी फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। मैथमेटिकली इसको मैं अगर यहां पे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आई कैन राइट ओवर हियर Fe is inversely proportional to the square of the distance between them। Fe is inversely proportional to r square, because मैंने यहां पे r को डिस्टेंस शो किया है, सेपरेशन शो किया है बिटवीन दीज 2 पॉइंट चार्जेस। अगर बेटे मैं आपसे अगर यहां पे ये क्वेश्चन को, जैसे मैंने यहां पे बताया कि why force is directly proportional to the magnitude of their charges, तो सिंपल सी बात यह कि जितना साइज ज्यादा होगा ऑफ कोर्स उनकी फील्ड उतनी ज्यादा होगी, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी ज्यादा होगी। बट इसको हम यहां पे कैसे बताएंगे। अगर मैं पूछूं कि why electrostatic force is inversely proportional to the square of the distance between them, then बेटे आपका इसमें आंसर होगा, द आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ। अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसी लॉ को आपने क्लास 9th के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स में ऑब्जर्व किया होगा। आपने इस लॉ को इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसे देखना है, फोर्स हमेशा डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्स रिलेशन होगी। मीन कि अगर ये डिस्टेंस इतना ज्यादा होगा फोर्स उतनी ही कम होगी,
और अगर ये डिस्टेंस बेटे हमारे पास यहां पे कम होगा तो आपकी फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हम इसको नेक्स्ट बेटे यहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ को देखते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इंपैक्ट क्या हो। अच्छा बेटे अभी हम इसको देखते हैं कि व्हाट इज बेसिकली इनवर्स स्क्वायर लॉ। अभी जो मैंने आपको समझाया कि बेसिकली फोर्स हमेशा डिस्टेंस का स्क्वायर है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसकी जो रीजन है दैट इज बेसिकली इनवर्स स्क्वायर लॉ। मैं आपको मजीद इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में बताऊंगा एक ग्राफ की मदद से। अगर बेटे आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो इसके एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने डिस्टेंस को प्लेस किया हुआ है, आर को, विच इज द सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, और इसके वाई एक्सिस के ऊपर मैंने बेटे बेसिकली उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट किया है। अगर आप ये ग्राफ गौर से देखें, सपोज करें लेट्स से अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट यहां पे सपोज करूं, इसको अगर मैं यहां पे पॉइंट ए कह देता हूं, अगर मैं यहां पे सेकंड पॉइंट सपोज करूं विच इज पॉइंट बी, अगर आप यहां पे गौर से देखें, अगर मैं इस पॉइंट को इसके अकॉर्डिंग यहां पे कंपेयर करूंगा, जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिड्यूस हो रही है। अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें तो आपका जो डिस्टेंस है वो बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा हूं तो डिस्टेंस मेरा बढ़ रहा है। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस देखूं तो ये स्मॉल है, अगर मैं B पे देखूं तो B का डिस्टेंस A की निस्बत ज्यादा है। इसी तरह अगर आप A पॉइंट पे फोर्स देखें और B पॉइंट पे भी आप यहां पे फोर्स देखें, A पॉइंट पे फोर्स ज्यादा है, B पॉइंट पे फोर्स रिड्यूस हो रही है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो रही है। बेटे इसी इनवर्स स्क्वायर लॉ में आपके पेपर के अंदर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कि अगर वो हमें एक बेटे वहां पे जर्नल फिगर या जर्नल एक डिस्टेंस दे, लेट्स से जैसे मैंने यहां पे सपोज किया कि वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड वी हैव ए सेपरेशन और डिस्टेंस बिटवीन देम R इज इक्वल्स टू 1 मीटर। इफ आई से टू यू व्हाट विल हैपन इफ वी विल डबल द डिस्टेंस हियर, अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे उसका इंपैक्ट क्या होगा। तो अगर बेटे आप यहां पे गौर से देखें तो आई विल यूज द सेम इक्वेशन विच इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हियर। Fe is inversely proportional to the square of the distance here. If R is equals to 1 meter here, अगर मुझे इसको डबल करना पड़े, इट मींस के R will be equals to 2 here. जब मैं इस 2 को इस फॉर्मूला में यहां पे पुट करूंगा, इट विल टर्न्स इनटू 1/4 हियर बाय टेकिंग स्क्वायर हियर। जब मैंने यहां पे 2 की वैल्यू पुट कर दी है तो दिस इज Fe प्राइम, मीन के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो आपका ओरिजिनल डिस्टेंस है 1 मीटर, उसमें मैंने यहां पे 2 को ऐड कर दिया है। दिस विल बिकम्स Fe डिवाइड बाय 4। अगर आप यहां पे गौर से देखें तो डिस्टेंस को जब डबल किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 4 टाइम्स रिड्यूस हो रही है। इट मींस के जब हम यहां पे डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पे रिड्यूस हो रही है, विच इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। और अगर मैं इसी डिस्टेंस का बोलूं, जो R इज इक्वल टू 1 मीटर है, अगर हम अगर बेटे हम इस डिस्टेंस को यहां पे हाफ कर दें, देन व्हाट विल हैपन हियर नाउ। अगर बेटे हम इस डिस्टेंस को, इसको आपने पहले डबल किया था, अगर मैं इसी को यहां पे हाफ कर दूं, अब 1 मीटर का जो हाफ है दैट इज R इज इक्वल्स टू 0.5। जब इसकी वैल्यू को यहां पे पुट किया जाए 1 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर, दिस 0.5 कैन आल्सो बी रिटन एज 1/2। बाय ओपनिंग दिस स्क्वायर दैट विल बिकम्स हियर 1/4 नाउ। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, इट विल टर्न्स इनटू द 4 Fe। नाउ यू आर ऑब्जर्विंग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज 4 टाइम्स when we half the distance here. That's how we can apply the inverse square law in electrostatics here. कि जब आप डिस्टेंस को यहां पे बढ़ा रहे हैं तो मैथमेटिकली आप देख रहे हैं कि आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो रही है, जबकि
जबकि बेटा यहां पे देखें तो जब आपने अपने डिस्टेंस को कम किया है तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज हो रही है। दैट्स हाउ बेसिकली वी कैन डिफाइन इनवर्स स्क्वायर लॉ। और इनवर्स स्क्वायर लॉ को सबसे जो आसान मेथड है समझने का, हम इसको ग्राफ की मदद से बेटा हम यहां पे देख सकते हैं। इस ग्राफ को बेटे अब आपको यहां पे याद रखना है। और आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों हमारे पास यहां पे इनवर्सली होता है उसका स्क्वायर का डिस्टेंस? व्हाई? द आंसर विल बी इनवर्स स्क्वायर लॉ। एंड व्हाट इज इट इनवर्स स्क्वायर लॉ? हाउ वी कैन डिफाइन दैट्स हाउ वी कैन डिफाइन इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब बेटे अगर हम इसकी मैथमेटिकली वैल्यू को कैलकुलेट करें जो कि आपने पहले की थी मैट्रिक के अंदर भी, तो आप यहां पे देख रहे हैं जैसे मैंने वो जो डेफिनेशन के 2 पार्ट्स किए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इसको आप नाम दे दें यहां पे इक्वेशन 1 का। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इसको बेटे आप यहां पे अपने पास नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब अगर जस्ट बेटे वही सिंपल सी बातें हैं जो कि पहले आपने बेटे यहां पे की हुई हैं, जैसे कि now by combining both of these two equations this will turn into the Fe is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square। जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो वी हैव टू राइट द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट व्हिच इज K हियर, सो इट विल टर्न्स इनटू Fe is equals to K Q1 Q2 divided by R square। दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि कूलम्स ने बेसिकली कैलकुलेट की है। अगर न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज करनी पड़े तो दैट इज द बेसिक फॉर्मूला। अब बेटे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स के फार्मूला को ड्राइव करने के बाद चंद इसमें कुछ और चीजें हैं जिसका बेटे आप बच्चों को इल्म होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूं कि इस K की बेटा बेसिकली हमारे पास वैल्यू क्या है, तो K इज जनरली डिफाइंड एज कूलम्स कांस्टेंट। और कूलम्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है दैट इज K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये E नहीं है, इसको मैंने यहां पे नाम दिया है एप्सिलॉन। इसको बेटा मैं यहां पे स्पेल भी कर रहा हूं, ये बेटा बेसिकली हमारे पास है एप्सिलॉन, दिस इज नॉट E। एप्सिलॉन को हम यहां पे फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं फ्री स्पेस परमिटिविटी। फ्री स्पेस परमिटिविटी। अब फ्री स्पेस परमिटिविटी यहां पे कहां से इन्वॉल्व हुई, इसका यहां पे क्या मीनिंग होगा? बेटे ये जो परमिटिविटी है ये बेसिकली डिफाइन करता है कि इन 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो आपका मीडियम है ये बेसिकली उसको रिफ्लेक्ट करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप बच्चों को इसमें यहां पे थॉरोली एक्सप्लेन करूंगा कि मीडियम का इस पे क्या इंपैक्ट होता है। बट इस लेक्चर में आप ये देख लें कि अगर इन 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान अगर कोई मीडियम मौजूद होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस होगी, और अगर इन दोनों के दरमियान इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम ना हो तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज होगी। अब मीडियम ना होने का मीन क्या है? उस मीडियम ना होने के मीन को हम यहां पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। and epsilon naught will represents here free space permittivity, which means there is nothing between these 2 point charges। nothing mean there is no medium involved here। ये जो आपके 2 point charges हैं इनके दरमियान कोई मीडियम इन्वॉल्व नहीं है, तो इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहे वो अट्रैक्शन की होगी, इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहे वो रिपल्शन की होगी, वो बेटे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर जनरली हम लोग डिफाइन करें कि परमिटिविटी बेसिकली है क्या, तो बेटा मैंने यहां लिखा है कि परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम विच अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल इट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स। ये फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैसे अफेक्ट करती है? जैसे बेटा मैंने आपको अभी बताया यहां पे, अगर 2 पॉइंट चार्जेस चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर उनके दरमियान अगर आप कोई मीडियम प्लेस कर देंगे तो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन में बेटे वो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, और अगर इनके दरमियान कोई मीडियम इन्वॉल्व ना हो तो फिर इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज मैक्सिमम। दैट्स व्हाई मैंने यहां पर लिखा कि परमिटिविटी एक मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अफेक्ट करे, यानी कि
दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान मीडियम होने या ना होने से उसका इंपैक्ट पड़े। अगर मीडियम नहीं होगा तो उसको हम यहां पे डिफाइन करेंगे फ्री स्पेस परमिटिविटी, और अगर मीडियम इन्वॉल्व हो तो उसके लिए बेटे फिर हम यहां पे एक टर्म लिखते हैं विच इज एप्सिलॉन आर, एंड एप्सिलॉन आर मीन relative permittivity। relative मीन कि देयर इज सम मीडियम, नाउ देयर इज सम मीडियम। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेटे एक और बात यहां पे सिखाऊंगा। जनरली बच्चों के माइंड में होता है कि वैक्यूम और फ्री स्पेस एक ही चीज है। नो, ये दोनों चीजें सेम नहीं है। अगर आप अपनी बुक के टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें मटेरियल और आगे परमिटिविटी की बेटे वैल्यूज गिवन होंगी। उसमें वैक्यूम की वैल्यू गिवन की गई है विच इज 1 here, 1 वहां पे वैल्यू वहां पे गिवन की गई है। जबकि अगर आप यहां पे गौर से देखें तो मैंने फ्री स्पेस परमिटिविटी की जो वैल्यू लिखी है दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू 1। इट मींस कि अगर वैक्यूम भी हुआ 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस होगी। जब हम यहां पे फ्री स्पेस की बात करते हैं तो फ्री स्पेस मीन देयर इज नो मटेरियल इन्वॉल्व देयर, वहां पे किसी किस्म का कोई मैटर इन्वॉल्व नहीं है, कंप्लीटली प्रॉपर फ्री स्पेस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर फ्री स्पेस एंड वैक्यूम। इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह बेटा यहां पे बात करूंगा। लेकिन जनरली परमिटिविटी बेटा बेसिकली हमारे पास क्या है, परमिटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर अफेक्ट करे, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब बेटे इस कूलम्स कांस्टेंट की अगर मैं वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट वैल्यू। सबसे पहले तो बेटे आई विल राइट ओवर हियर कि द कूलम्स कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 is the constant term here. As you know, pi is 3.14 and epsilon naught free space permittivity. मैं बेटे बार बार यहां पे रिपीट कर रहा हूं, free space permittivity will indicate here there is no medium between these 2 point charges, completely proper free space। और मैं यहां पे यह भी रिपीट कर रहा हूं कि फ्री स्पेस में और वैक्यूम में डिफरेंस है, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटे यहां पे देखेंगे कि व्हाट इज दैट डिफरेंस बेसिकली। बट यहां पे अभी आप ये याद रखें कि आइडियल केस के लिए वी हैव टू सी के व्हाट इज दैट मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज दैट मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन। उसको गेन करने के लिए हमने जो यहां पे मीडियम चूज किया, देयर इज नथिंग हियर नाउ, कंप्लीटली फ्री स्पेस। तो जब इसकी वैल्यू यहां पुट की जाए और जब बेटा इसको आप यहां पे 4, 3.14 को और 8.5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल टर्न इनटू दैट वैल्यू 111.156 और 10⁻⁻12 को बेटा आप साथ यहां पे लेके आए। आगे जस्ट बेटे यहां पे मैथ्स है, इसको अगर आप ऊपर लेके जाते हैं तो इट विल टर्न इनटू 10⁻12 हियर। इसके बाद अगर आप इस वैल्यू को 1 के साथ यहां पे डिवाइड कर दें, इट विल टर्न इनटू 0.00899 इंटू 10⁻12। जब बेटा इस पॉइंट को आप मूव करेंगे, जब इसको आप 3 टाइम्स यहां पे मूव करेंगे इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, इट विल टर्न इनटू 8.9 इंटू 10⁻³ and as you know when bases are same we can add the powers, it will turn into 8.9 into 10⁻⁹। आपकी बुक्स में डायरेक्ट ये वैल्यू गिवन होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अक्सर बच्चों से पूछा जाए ये आई कहां से है, दे डजंट नो, दे नो कि फ्री स्पेस परमिटिविटी इज इक्वल टू दैट वैल्यू, बट अगर उनसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो वो उनसे वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये वैल्यू कहां से आई, जस्ट इन वैल्यूज को आपने यहां पे पुट करना है एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ के विच इज 9 इंटू 10⁻⁹। और अगर आपको इस कूलम्स कांस्टेंट के यूनिट्स को डिफाइन करना पड़े, सिंपली आई विल राइट ओवर हियर F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 और R स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट विल टर्न इनटू द K Q1 Q2 इज इक्वल्स टू FE R स्क्वायर। K will turn in by dividing Q1 Q2 on both sides, it will turn into the FE R square divided by Q1 and Q2। जब बेटे आप इस फार्मूला के अंदर यूनिट्स को पुट करेंगे, फोर्स हैव द यूनिट न्यूटन, distance is meter, it will turn into meter square here, charge has the unit of coulomb, so we put here
कूलम इनटू कूलम, इट टर्न्स इनटू द कूलम स्क्वायर। जब इसको आप वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे, दैट विल टर्न इनटू द न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दैट इज द यूनिट ऑफ द कूलम्स कांस्टेंट। आज बेटे हम लोगों ने जस्ट कूलम्स फोर्स को यहां पे कैलकुलेट किया, और कुछ मैंने आपको ऐसी बातें बताई जो कि आपने पहले मैट्रिक लेवल पे बेटा पढ़ी हुई नहीं होंगी। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्स फोर्स की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, और इसमें मौजूद मीडियम जिसका मैंने अभी यहां पे जिक्र किया है, आज आपने पढ़ा है फ्री स्पेस, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको स्टार्ट करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री स्पेस एंड वैक्यूम, और फिर हम इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को इंशाल्लाह देखेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।